नमस्कार। आइए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। और आज हमारा ये टॉपिक है बायोलॉजी क्लास 12th नीट के लिए भी है। चैप्टर 9 खाद्योत्पादन एवं वृद्धि की जो कार्य नीतियाँ हैं वह चल रहा है। अगर PDF नोट चाहिए तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों की लिंक दी गई है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो अब शुरुआत करते हैं हम आज के इस लेक्चर की। सबसे पहले भारत की जो प्रमुख स्वच्छ जलीय मछलियां हैं वह कौन कौन सी हैं उसके बारे में देखेंगे हम। भारत की प्रमुख स्वच्छ जलीय मछलियां कौन कौन सी हैं जो भारत की ही हैं, ठीक है। तो कतला, रोहू, कालवासु और भृंगाल, ये सब जो मछलियां हैं, ये सब जो हैं वो भारत की मछलियां हैं। बामन कार्प, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प आदि विदेशी स्वच्छ जलीय मछलियां, ये सभी जो हैं स्वच्छ जलीय मछलियां हैं। कैसी हैं? स्वच्छ जलीय मछलियां हैं। ये सब की सब जो हैं वो स्वच्छ जलीय मछलियां हैं, स्वच्छ जल में ये मछलियां रहती हैं। तो आज हम यहीं से शुरुआत करेंगे जहां से हमने उस दिन छोड़ के रखा था, ठीक है। इसको चलिए आगे। इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि जो स्वच्छ जलीय मछलियां हैं वह कौन सी हैं, या फिर खारे जल की मछलियां कौन सी हैं। इसमें से सिर्फ इसके अलावा हमें कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है। हमें सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि स्वच्छ जलीय मछलियां कौन कौन सी हैं और वह क्या क्या कहाँ कहाँ रहती हैं, या फिर खारे जल की मछलियां कौन सी हैं और वे कहाँ कहाँ रहती हैं। इतना सिर्फ याद रखना है इसमें बस। चलिए, अब इसमें आगे देखेंगे हम कि भारत में जो मछलियां हैं, भारत में जो भी मछलियां हैं वो हिल्सा, सारडीन, ये जो प्रमुख खारे पानी की हैं, ठीक है। ये कौन सी है? हिल्सा, सारडीन, बॉम्बे डाक, ये सब खारे पानी की जो मछलियां हैं वह हैं ये। अब आता है भारत की जो कुल मछलियों का उत्पादन 50% जो हैगा मैरीन फिशरीज से आता है, ठीक है। मैरीन फिशरीज से इसका कितना 50% भाग आता है मैरीन फिशरीज से। अब इसमें जो देखने योग्य बात है वह ये है कि जो भारत में ये 1950 से 1951 के बीच सबसे कम मछली उत्पादन था, और अब 2005 से 2006 तक का इसमें दिया गया है। इस उद्योग में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, बहुत ज्यादा इसमें वृद्धि हुई है, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला इसमें हैगा, चलिए अगला इसमें हैगा, तो इसमें लिखा है कि जलीय कृषि क्या है। जलीय कृषि देखना है हमें सबसे पहले, ठीक है। जलीय कृषि देखो, लोन यानी 1900 जो लोन में वैज्ञानिक थे 1988 में के अनुसार, लोन एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम है लोन। 1988 के अनुसार पानी के अंदर की जाने वाली कृषि एक्वा कल्चर कहलाती है। वह कृषि जो पानी के अंदर की जाती है, मतलब ऐसी कृषि है एक जो पानी के अंदर की जाती है, जिसमें पानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब ऐसी कृषि जो पानी के अंदर ही की जाती है वह कहलाती है कौन सी कृषि? जलीय कृषि। याद रखिए आप। अब इसमें एक्वाकल्चर जैसे एक फार्मिंग भी कहा जाता है। जलीय जीवों जैसे मछली, क्रस्टेशियन, झींगा, केकड़ा, जो लोबास्टर, मालस्कस, ये सभी जो जंतु होती हैं, इन सभी की जलीय माध्यम में इनको पालना और इनके माध्यम से इनकी कृषि करना ही क्या कहलाता है? जलीय कृषि कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? जलीय कृषि कहते हैं, ठीक है। तो जो होता है मैरीकल्चर, ये सब जलीय कृषि में आती है। मतलब जलीय पौधों का प्रयोग पशुओं के फीड उद्योग प्राप्त किया जाता है। जलीय कृषि जो होती है उसमें स्वच्छ जलीय व समुद्री जलीय दोनों प्रकार के जो जीव होते हैं उन सभीयों का उसमें उत्पादन किया जाता है। आस्टर फार्मिंग,
कल्चर, एल्गा कल्चर, ये सभी इसी में आती हैं। किस में आती हैं? वे सब आते हैं जलीय कृषि में। इन सभी को आप कहाँ याद रखेंगे? इन सभी को आप याद रखेंगे, ये सभी किस्म के अंतर्गत आते हैं, ये सब आते हैं जलीय कृषि के अंतर्गत। ठीक है, अब हमें देखना है जो मत्स्य पालन हैगा, यानी कि जो पिसीकल्चर हैगा या फिश फार्मिंग हैगी, वो क्या होती है। फिश फार्मिंग के बारे में हमें देखना है। चल रुक जाइए थोड़े। ओ माय गॉड, चलिए अब इसमें हमें देखना है कि जो लॉन या फिर ये वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस कृषि के बारे में बताया था। वह कौन सी कृषि थी? वह थी जलीय कृषि। ठीक है, इसके बारे में हमने देख लिया। अब हम आगे चलते हैं। ओह माय गॉड, अब इसी देखना था हमें किसको? मत्स्य पालन। मत्स्य पालन क्या होता है कि जलीय कृषि का एक प्रमुख प्रकार जो है मत्स्य पालन होता है। एक प्रमुख प्रकार होता है जलीय कृषि का, जिसे हम क्या कहते हैं? मत्स्य पालन कहते हैं। मत्स्य पालन का अर्थ होता है मछलियों को व्यापारिक स्तर पर बड़े बड़े तालाबों या क्षेत्रों में पालना। यानी मछलियों को बड़े बड़े तालाबों में पालना ही क्या कहलाता है? बड़े बड़े तालाबों हो गए या बड़े बड़े जो बांध हो गए, उनमें मछलियों को पालना क्या कहलाता है? वह कहलाता है जलीय कृषि या फिर मत्स्य पालन कहलाता है। वैश्विक स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्प, सालमन या फिर कैटफिश, ये सभी जो हैं वो इसमें कार्य कर रहे हैं। किसमें? मत्स्य पालन में। ठीक है, ये तो हो गया मत्स्य पालन का। अब इसमें देख रहा है मछलियों का उनके प्राकृतिक आवास सीधे पकड़कर कैप्टिव फिशरीज में, ये सब जो बॉक्स के अंदर है ये आपको पढ़ के रखना है सिर्फ, और इसमें कुछ नहीं करना है। अब इसमें देखना है जलीय कृषि का महत्व क्या होता है। जलीय कृषि का महत्व देखेंगे। सबसे पहले देखो, उच्च उत्पादकता जैसे होती है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में अधिक उत्पादक तथा अधिक लाभ प्राप्त होता है इस कृषि के माध्यम से। और खाद्य गुणवत्ता बेहतर, उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन का सस्ता व सुलभ स्रोत होती हैं। ये क्या होती हैं? जो जीव इससे प्राप्त होती हैं। और खाद्य परिवर्तन अनुपात, मछलियों में द्वितीयक उत्पादन में दक्षिणापूर्त होती हैं ये। और अतिरिक्त आय स्रोत भी होती है इनसे। एक अतिरिक्त जो आय होती है वह इनसे प्राप्त हो जाती है। ये एक अतिरिक्त आय का स्रोत होते हैं और रोजगार के से अवसर मिलते हैं। और नीली क्रांति अब क्या है? जो नीली क्रांति है वह क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है, नीली क्रांति। तो नीली क्रांति के बारे में हम देखेंगे एक छोटा सा। अब देखिए, नीली क्रांति यानी कि उच्च उत्पादक, इसमें क्या आता है? नीली क्रांति यानी कि नीली यानी जल, नीला होता है तो नीली जल, यानी जल से संबंधित जो भी क्रांति होती है, जो भी उद्योग होती हैं, वह नीली क्रांति में आती हैं। जल संबंधित कौन सा उद्योग होता है? जल से संबंधित उद्योग होता है मछली पालन वाला। तो ये मछली पालन जो है सभी यहाँ पर जलीय जंतुओं को पालना ही जो क्या कहलाता है नीली क्रांति के अंतर्गत, वो सब नीली क्रांति के अंतर्गत आते हैं। इसको आप याद रखें। अब इसमें एक बात और देखिए कि जो नीली क्रांति हैगा उसमें क्या होता है कि उच्च जो उत्पादक क्या हैगा कि उत्पादक, उच्च उत्पादक कृषि हेतु रूप में जो जलीय कृषि का उल्लेखनीय अभ्युदय जो हुआ है, जिसमें से देश की प्रगति में योगदान किया, नीली क्रांति कहलाता है। यह फसली पौधों के उत्पादन में हुई उल्लेखनीय वृद्धि हरित क्रांति के समक्ष ही है, मतलब उसके ही समान है ये। इसमें क्या होता है, जो भारत में 5वीं जो पंचवर्षीय योजना यानी 1970 से नीली क्रांति का प्रारंभ हुआ, जिसे ब्लू रेवोल्यूशन के कारण शिप उत्पादन, जो शिप्स होती हैं यानी मछली उत्पादन से संबंधित ये क्रांति होती है। ठीक है, अब इसमें एक और है, अब इसमें हमें देखना है पादप जो प्रजनन है यानी प्लांट ब्रीडिंग है, उसके बारे में अब हमें यहाँ पर देखना है। प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है? प्लांट ब्रीडिंग के बारे में अब हम देखेंगे।
तो इसमें जो है देखो परंपरागत खेती बाड़ी की जो सीमा है उनके द्वारा जो फसलों व चारे के उत्पादन में जो वृद्धि हुई है, जिससे हमने फसलों तथा जो चारे का उत्पादन की जो वृद्धि हुई, उसे हम क्या कहते हैं, पादप प्रजनन यानी प्लांट ब्रीडिंग में शामिल करते हैं। उसे हम किस में शामिल करते हैं, उसे हम शामिल करते हैं प्लांट ब्रीडिंग जो होती है उसमें शामिल करते हैं। लेकिन एक सीमा तक या तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को वृद्धि दृष्टिगत रखते हुए आज खाद्य जो भी खाद्य है या फिर खाद्य उत्पादन में और अधिक उल्लेखनीय वृद्धि की आवश्यकता है। ये खाद्य उत्पादन में मतलब इतनी वृद्धि की अब आवश्यकता हो गई है, जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसके कारण से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हरित क्रांति भी इसी में कार्य कर रहा है, इस सभी को आपको देख के रखना है। और अब हम पढ़ेंगे या पादप प्रजनन यानी प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है, इसके पदों के बारे में पढ़ेंगे, इसके चरणों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। प्लांट ब्रीडिंग के इसके चरण क्या होती हैं, प्लांट ब्रीडिंग के, उनको देखने वाले हैं अब हम प्लांट ब्रीडिंग के चरणों को। चलिए ज्यादा हो गया, चलिए ये है प्लांट ब्रीडिंग यानी पादप प्रजनन क्या है। सबसे पहले देखना व्हाट इज ए प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन है क्या चीज, ऐसी क्या चीज है जिसमें पादप प्रजनन। तो देखिए पादप प्रजनन क्या है उसके बारे में अब हम देखेंगे। तो देखो खेती के लिए अधिक उपयुक्त अच्छा उत्पादन देने वाली व रोग प्रतिरोधी वांछित पादप किस्मों को तैयार करने हेतु पादप प्रजाति में किए उद्देश्य पूर्ण जो बदलाव होते हैं वह पादप प्रजनन कहलाते हैं। जो उसमें बदलाव किए जाते हैं वह पादप प्रजनन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, वह पादप प्रजनन के वह अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वो सभी किसमें आते हैं, वो सभी आते हैं पादप प्रजनन में। अब हम आगे देखेंगे पादप प्रजनन, इसके बाद इसमें क्या आएगा, यानी इसकी दूसरी परिभाषा है वो आपको याद रखनी है। अब हम देखेंगे कि पादप प्रजनन के चरण यानी स्टेप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, इसकी स्टेप क्या है, इसके चरण क्या हैं। तो एक नई अनुवांशिक किस्म के विकास में निम्न पद होती हैं, निम्न चरण होती हैं। अब हम सभी चरणों को एक ही एक ही पीपीटी में इसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आखिरी में अभी तक, लेकिन अभी हम इसका पूरा डिटेल में वर्णन करने वाले हैं। तो भिन्नताओं का संग्रहण, अब भिन्नताओं का कलेक्शन ऑफ जो वेरिएटेबिलिटी होती हैं, यानी कि जिसे हम बोलते हैं भिन्नताएं या डिफरेंटी, उनका इसमें संग्रहण किया जाता है। वेरिएबिलिटी जो होती हैं इसमें इनका संग्रहण किया जाता है, यानी कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी जो होती है, डिफरेंटी इसे बोल सकते हैं हम, डिफरेंटी यानी भिन्नताएं, वेरिएबिलिटी लेकिन यहां पर है वर्ड। तो इसमें देखिए, देखो अनुवांशिक भिन्नताएं जो होती हैं, जेनेटिक वेरिएशंस जो होती हैं, कि किसी भी जो प्रजनन कार्य का आधार है, यह चयन के लिए कच्चे माल का स्रोत होते हैं। जो भिन्नताएं होती हैं वो चयन के लिए कच्चे माल का स्रोत होती हैं। किसका स्रोत होती हैं, कच्चे माल का वह स्रोत होती हैं। तो भिन्नताओं का अर्थ है कि किसी समष्टि के जीवों में किसी समष्टि लक्षण के लिए उपलब्ध अंतर जो होते हैं, जो डिफरेंस होते हैं वे भिन्नताएं अनुवांशिक यानी कि जो हेरिटेबल होती हैं उनमें से वो वह होती हैं। ये भिन्नताएं अनुवांशिक हेरिटेबल होती हैं। तो अनेक फसलों में जो प्राकृतिक व वन्य संबंधियों के रूप में अनुवांशिक विविधता के पहले उपलब्ध होती है, इसलिए प्रत्येक पौधा अनुवांशिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अब हमें इसे देखना है इसकी जो परिभाषा है भिन्नताओं की वह क्या है। देखिए, किसी फसल में पाए जाने वाले सभी जो जीनों के विभिन्न एलीलों का पादप व बीजों के रूप में संग्रहण, पादप व बीजों के रूप में जो संग्रहण होता है उसे संग्रहण कहते हैं। क्या बोलते हैं, मतलब किसी फसल में पाए जाने वाले सभी जीवों के विभिन्न एलीलों के पादप तथा बीजों में जब उनका संग्रहण होता है तब उसे हम बोलते हैं संग्रहण। जब उनका संग्रहण हो जाता है तो वो जनन द्रव्य संग्रहण कहलाता है। क्या कहलाता है, जनन द्रव्य संग्रहण वह कहलाता है जनन द्रव्य संग्रहण। अब इसमें आता है जनन द्रव्य संग्रहण में क्या होता है। देखो, किसी फसल के जर्मप्लाज की निम्न प्रकार से संग्रहित किया जा सकता है। अब इसके जर्मप्लाज को निम्न प्रकार से जो है संग्रहित किया सकता है। देखो, उन्नत किस्म जिसकी खेती की जानी है उस उन्नत किस्म को लाकर पहले, अब उन्नत किस्म जिसकी अब खेती नहीं की जाती, मतलब एक वह भी लानी है जिसकी किसी कृषि अब नहीं की जाती लेकिन उन्नत थी वह भी,
और अगला आएगा इसमें पुरानी स्थायी व देसी किस्में भी इसमें मिलाने के लिए लानी है, और जो फसल की वन्य पूर्वज या फिर अन्य संबंधी प्रजाति भी इसमें हमें इंक्लूड करनी है। और इसमें हैगा कि अब जनकों का जो मूल्यांकन है, दूसरा इसका पद हैगा जनकों का मूल्यांकन। तो हमें जनकों, जो जनक होते हैं उनका मूल्यांकन किस तरह से करना है वो भी इसमें आता है। एवोल्यूशन ऑफ द सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स, यानी एवोल्यूशन जो होता है वह होता है क्या, मूल्यांकन, या फिर इसे हम बोलते हैं विकास। ठीक है, तो मूल्यांकन, एवोल्यूशन होता है मूल्यांकन, एंड सिलेक्शन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, जो प्लांट्स हैं उनका जो मूल्यांकन होता है, उनका जनकों का जो चयन होता है उसको देखना है हमें। अब देखिए इसमें क्या करना है हमें, इसमें देखो लक्षणों के जो वांछित संयोजनों वाले पादपों की पहचान के लिए जो जनन द्रव्य का मूल्यांकन किया जाता है, यानी उनके जो जीव द्रव्य होते हैं, जो उनके लैंगिक लक्षण होते हैं, उनका जो मूल्यांकन किया जाता है या चयन किया जाता है, पादपों की संख्या में बढ़ा जाती है। तो ऐसा उनकी खेती से किया जा सकता है, तथा इन्हीं पादपों का संकरण में प्रयोग किया जाता है। मतलब यह है, इस विधि में सिर्फ इतना किया जाता है, इस पद में सिर्फ इतना किया जाता है कि जो जनक होते हैं उनका मूल्यांकन व उनका चयन किया जाता है। मतलब जो जनक जीव होते हैं, मतलब वह किस्म जिसका अब प्रयोग नहीं हो रहा है, लेकिन पहले बड़े स्तर पर उसका प्रयोग होता था और वो अच्छा किस्म था, लेकिन अब उसका प्रयोग नहीं हो रहा है, उसका एक लक्षण और उसके जिससे हमें क्रॉस कराना है, वे दोनों संततियों को इसमें लिया जाता है, उनका चयन किया जाता है, इसलिए ये चयन क्रिया होती है। अब इसका अगला, अब ये सिलेक्शन आ गया। अब एक अकेला सिलेक्शन अकेला है, अब इसमें सिलेक्शन करना है, मतलब कौन सी हमने इसमें ली है प्रजाति। देखो प्राचीन काल से मनुष्य अनेक वर्षों तक किया गया अत्यधिक प्रभावशाली रहा है। हमारे द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अधिकांश फसली पौधे अपने पूर्वज से काफी भिन्न होती हैं। मनुष्य द्वारा सैकड़ों वर्षों तक चयन के फलस्वरूप फसली पौधे इतने भिन्न हो गए हैं कि वह मतलब उनमें नए नए गुण मिलाते जाना, वो उनका चयन करने के बाद जो नए आए हैं जीव, उनका सिलेक्शन मतलब वो चयन किए गए जीव हैं। अब हमें चयनित जनकों के बीज संकरण, मतलब जो चयनित, अब हमने जो चयन किए हुए थे, उन सभी जो जनक थे जिनको हमने चयन कर लिया था, उन सभी चयनित थे, उन सभी चयनित को अब हमको क्या करना है, उनके जनकों के बीज अब हमें संकरण कराना है। उनके जनकों के बीज अब हमें संकरण कराना है। जब हम उनके जनकों के बीज संकरण कराते हैं तो ये दूसरा पद हो गया, मतलब उनके जनकों के बीज इसमें संकरण कराना है हमें। अब देखिए इसमें क्या हैगा, देखो एक या अधिक लक्षणों के अनुवांशिक भिन्नता वाले, जो अनुवांशिक जिनमें भिन्नता होती है, तो अनुवांशिक भिन्नता वाले दो पौधों के बीच कराया गया जो क्रॉस या संकरण होता है वह एक संकरण कहलाता है, क्रॉस या संकरण कहलाता है। दो जनकों के बीच किया जाता है। तो वांछित अनुवांशिक गुण अलग अलग प्रकार के पौधों में उपस्थित होती हैं। एक पौधा रोग प्रतिरोधी हो सकता है, दूसरा उच्च गुणवत्ता वाला हो सकता है। मतलब एक अधिक उत्पादन क्षमता है एक की ओर, लेकिन दूसरा पौधा है उसमें क्या है, रोग प्रतिरोधक लक्षण है, मतलब वो रोगों से लड़ने की उसमें क्षमता है। तो उनका क्या होता है, इसमें दोनों का क्रॉस कराया जाता है, तो एक ही पौधों में दोनों लक्षण आ जाती हैं। वो चयनित बीज के में क्या होता है, संकरण कहेंगे हम जिसे। अब इसमें ओ माय गॉड, अगला देखते हैं। चलिए अब इसमें क्या आएगा, अब हमें देखना श्रेष्ठ जो पुनर्योगज व चयनित परीक्षण, मतलब जो हमने चयन किए हुए थे, जो हमने श्रेष्ठ पुनर्योगज बनाए हुए थे, उनका चयन तथा उनका परीक्षण एक साथ करना है। उनका इसमें परीक्षण करके रखना है हमें। इसमें हमें उसका क्या करना है, परीक्षण करना है। इसमें हमें उसका करना है परीक्षण, मतलब हमने जो जीव बनाए हुए थे उनका हमें इसमें परीक्षण करना है। अब देखिए इसमें क्या आएगा, देखो संकरण के बाद अगला पद जो होता है संकरों को संतति व उनके जो पौधे को चयन का होता है, जिसमें वांछित लक्षणों का संयोजन प्रजनन उद्देश्यों की प्राप्त के लिए चयन प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण होती है, तथा इसके लिए संतति का जो वैज्ञानिक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। मतलब संतति का जो है वैज्ञानिक जो मूल्यांकन होता है वह किया जाता है। इसमें संतति का क्या किया जाता है, इसमें वैज्ञानिक जो मूल्यांकन होता है संतति का, वो हम इसमें करते हैं। संतति का वैज्ञानिक मूल्यांकन करते हैं इसमें।
अब उसका क्या हो जाता है, इसमें चयन हो जाता है, सिर्फ परीक्षण, इसमें उसका क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है कि मतलब वह बीज उतनी उत्पादकता दे सकता है, उतना रोग प्रतिरोधी हो सकता है या नहीं हो सकता, इसमें उनका किया जाता है। अब जो अगला इसका पद होता है वो होता है नए कणों का परीक्षण व निर्मुक्ति व व्यवसायीकरण। मतलब नए संकरणों का परीक्षण, मतलब नए संकरण जो बने उनका परीक्षण करेंगे। अब उनके बाद उनकी निर्मुक्ति यानी उनका निकालना, फिर उनका व्यवसायीकरण यानी उनको बाजार में बेचाना, ये सभी इसमें क्या होती हैं, शामिल होती हैं, जो ई नंबर वाला पॉइंट होता है। देखो इस तरह चयनित वंशाक्रमों को का उनके उत्पादन, गुणवत्ता व अन्य कृषक लक्षणों जैसे प्रतिरोधकता आदि का मूल्यांकन किया जाता है। इस मूल्यांकन के लिए इन पौधों को रोग कार्य हेतु बनाए गए जो विनिमय हम भिन्न नियंत्रण करती हैं उन सभी का इसमें उपयोग किया जाता है, जो हमने अभी बता दिया है। अब इसका जो हमें एक और अकेला टॉपिक है वो देखना है। ये देखिए, ये सबसे इंपोर्टेंट है, ये सबसे इंपोर्टेंट है। चलिए अब इसको करने की हम कोशिश करते हैं। इसमें क्या हैगा, इसमें हमें सबसे पहले यहां देखना है, हमें सबसे पहले यहां देखिए आप, यहां लिखा है जंगली पूर्वज यानी भिन्नताओं का संग्रहण। अब भिन्नताओं का हमें संग्रहण करना है तो भिन्नताएं कहां से लाके रखेंगे हम, भिन्नताएं कहां से लाकर रखेंगे हम, भिन्नताओं को जो संग्रहण करेंगे वो उनकी जंगली प्रजाति से भिन्नताओं को लाकर, उनकी जंगली प्रजाति हैं, उनकी जंगली प्रजाति और संबंधित प्रजाति दोनों प्रजातियों को इसमें लाया जाता है। यानी पहले जंगली पूर्वज उनके बहलाएंगे और संबंधित प्रजाति बहलाएंगे। अब इनको भिन्नताओं का यहाँ क्या हो गया, संग्रहण। अब फिर उनका घरेलूकरण करेंगे, तो घरेलूकरण भी एक क्रिया होती है। इसमें क्या किया जाता है कि जो जंगली की प्रजातियां होती हैं उनको लाकर हम अपनी कृषि में उनका योगदान देने लगते हैं, उनको कृषि में यूज करने लगते हैं, तो उसका वो क्या जाता है, घरेलूकरण हो जाता है। ठीक है। अब इसमें पादप का जो परिचय, मतलब उसको पहचान और उसका परिचय दिया जाता है। अब जो इसके बाद जो दूसरा पद है ये देखते चलिए आप, यहां से ये हो गया इसका पहला पद। कौन सा, कि इसमें इसके पूर्वज जो हैं, इनके जंगली पूर्वजों को लाना, जंगली पूर्वजों को संग्रहण करना और संबंधित प्रजाति का भी इसमें संग्रहण करना जी, ये इनकी संबंधित प्रजातियों का भी इसमें संग्रहण करना। अब इसके बाद हमें इसमें देखना है, रुकिए ये लो, अब देखिए सबसे पहले ये जंगली प्रजाति ला के रखी हमने, जंगली प्रजाति लाए। अब जनकों का उनमें क्या किया, मूल्यांकन, जनकों का मूल्यांकन, फिर उनके जो जनक बनाए हमने, जो क्या थे उनके जनक थे। ये पेन काम नहीं कर रहा है आज, ये जनक थे। ओ माय गॉड, शायद सर्दी की वजह से ये जनक, इन जनकों को जब हम जनकों का मूल्यांकन किया गया, जनकों का क्या किया गया, मूल्यांकन। अब जो जनक हमने जंगल से लाए कुछ बीज, और जंगल के बाद जो कुछ हम कहां से लाए, संबंधित प्रजातियों से लिए, उनके मध्य संकरण किया तो फिर जनक बनाए। अब जनकों का फिर हमने मूल्यांकन किया, उनको देखा, फिर उनका चयन किया। अब उनके चयन के बाद हमने जो जनक थे उन पर क्या किया, हमने संकरण किया, उनका क्रॉस करना प्रारंभ कर दिया, हमने उन पे संकरण बनाना शुरू कर दिया। अब उनमें से क्या, हमने उन पे क्या किया, अब उन पे हमने किया संकरण। अब संकरण के बाद ये आया अगला पद, ये है श्रेष्ठ पुनर्युगजों का चयन किया और परीक्षण किया। जो उससे श्रेष्ठ पुनर्युगज बने हुए थे हमारे, जो उससे श्रेष्ठ पुनर्युगज बने थे, उन सभी का चयन कर, परीक्षण कर हमने उनको बो दिया। अब बोने के बाद जो अगला किया होता है, नए संकरण, जो नए होते हैं, नए कंसड यानी कि जो काल्टीवार होते हैं उनका परीक्षण किया। मतलब नए हमने एक प्रजाति बना ली, उसका परीक्षण किया, और नई किस्म की निर्मुक्ति और व्यवसायीकरण। मतलब अब जो हमने नई एक फसल बनाई हुई थी जिसका बोया हुआ था, उसको, उसकी कटाई यानी उसकी निर्मुक्ति यानी उसको निकालना, निर्मुक्ति में क्या आता है, उस फसल को निकालना उसकी निर्मुक्ति में आता है। अब उस फसल को निकालने के बाद हमने उसका क्या किया, व्यवसायीकरण यानी उसको बेचना। ये सब जो नीचे वाला इसका,
ये होती हैं पादप प्रजनन की पूरी विधियां। तो आज इनको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब चलेंगे आगे। हाँ, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।